नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा क्रम लगातार चल रहा था और आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 में 15 अगस्त सन 2022 पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये क्रम लगातार चल रहा है। 2023 तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद 100 साल पूरे होने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। 25 साल और बचे हुए हैं तो शतक लगाना है हमारी आज़ादी को, लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है लेकिन बहुत सी विसंगतियां हैं तो उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तो जश्न मनाने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं और उन जिम्मेदारियों को समझते हुए अगर हम खुशी मनाते हैं और आगे की ओर सार्थक कदम बढ़ाते हैं तो ही आज़ादी का अमृत महोत्सव सार्थक हो पाएगा। इसमें क्या लिखा जा सकता है आप देखिए। तो 15 अगस्त सन 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। पूरे 75 साल हो गए देश की आज़ादी को। 75 साल में एक इंसान पैदा होकर बूढ़ा हो जाता है और बहुत से लोग सिधार जाते हैं, लेकिन ये आज़ादी है और ये देश है जो कि अनवरत चलेगा। नागरिक आते जाते रहेंगे, कुछ पैदा होंगे, कुछ मरेंगे, लेकिन ये हमेशा रहेगा। तो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 हफ्ते पहले से ही, 75 हफ्ते पहले का मतलब ये है कि जो 15 अगस्त 2022 की डेट है उससे 75 हफ्ते पहले यानी 12 मार्च सन 2021 को ही केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया था, यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव को। और ये चलेगा, कब तक चलेगा? 15 अगस्त सन 2023 तक। चलता रहा नहीं बल्कि चलेगा। अब अमृत महोत्सव के आगाज़ के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया था गांधी जी के क्षेत्र के हिसाब से, मतलब यहाँ से दांडी मार्च को शुरू किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में उनके पीछे पूरा उनके अनुयायी थे ढेर सारे। और 75 साल पूरे होने तक अर्थात 15 अगस्त सन 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारतीय दूतावास जो कि विदेश में है, वहाँ भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि इसी महोत्सव के हिस्से के तौर पर देखा गया। इससे पहले हमने एक टॉपिक पर ऐसे का डिस्कशन किया था, वो था हर घर तिरंगा अभियान, तो वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से ही जुड़ा हुआ था। अब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए पूरा 259 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, चूँकि एक बहुत व्यापक कार्यक्रम था। तो इसीलिए इसमें जो समिति बनी है उसमें अनेकों सदस्य थे जो कि अलग अलग क्षेत्रों के थे और उनसे संबंधित क्षेत्रों में वो सुझाव देने का काम या उससे संबंधित कार्य करने का काम किया करते थे। देश भर में अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिसमें कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा दांडी मार्च, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के जितने भी नामी गिरामी नेता थे उन सभी को स्मरण किया गया और उन्हें लोगों को दिखाया गया, उनके बारे में लोगों को दिखाया गया, उनसे लोगों को परिचित कराया गया ताकि लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जानें और अपने देश की आज़ादी का मूल्य समझें। महोत्सव के जरिए आज़ादी से जुड़े हुए उन भूले बिसरे नायकों को भी याद किया गया, जो अनसंग हीरोज़ हैं उन्हें भी याद किया गया, जिनका कि नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं है। कुछ का नाम दर्ज है लेकिन वो भी इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए और कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं पता है और वही वास्तव में अनसंग हैं, जिन्हें कि कभी गाया नहीं गया, उनकी गाथा नहीं गाई गई। तो ऐसे भी जो भूले बिसरे नायक हैं जिनकी संख्या जो नामी गिरामी लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। ऐसे जो भूले बिसरे लोग हैं जो कि अपना खून आज़ादी के लिए बहाए, देश की आज़ादी में बलिदान हो गए और नींव की ईंट बन गए, ज़मीन में दफन हो गए, उन्हें कोई देख नहीं पाता। लोग तो चमकीले नेताओं को ही देखते हैं जैसे कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर जो शांति प्रिय नेता है उसमें गांधी जी, इस तरह के नेताओं को देखते हैं या इस तरह के लीडर्स को देखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो अभागे लोग कहे जाएंगे, अभागे इसलिए हैं क्योंकि उनके नाम को कोई नहीं जानता। उनके क्षेत्रीय लोग जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो जानते हैं कि फलाने आदमी जो थे वो अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे, जमकर मुकाबला किए थे और अंतिम सांस तक लड़ते रहे, लेकिन दुनिया नहीं जानती। तो ऐसे जो है उनका भी स्मरण किया गया। अब इसके बाद आप देखें कि इसके जरिए देश के लोग, देश के युवा और बच्चे उन महावीर योद्धाओं को जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गए हैं और उनको भी जान सकेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज ही नहीं हुए। तो सवाल ये उठता है कि जानेंगे कैसे? जब उनका नाम ही कहीं दर्ज नहीं है तो उन्हें जानेंगे कैसे? तो अपने आसपास पता करिए। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दबाव डाला गया है भारत सरकार की ओर से या कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आपको रिसर्च करना है, पीएचडी करना है स्वतंत्रता सेनानियों पर, लेकिन अपनी रुचि या अपना समय निकालकर देश की आज़ादी में योगदान देने वाले जो इस तरह के भूले बिसरे लोग हैं उन्हें देखने की आवश्यकता है। तो अपने आसपास पता करिए, ऐसे दबे कुचले अनेकों लोग निकल आएंगे जो कि कहीं ना कहीं तिरंगा संभाल कर अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे। उनकी पीढ़ियों में ऐसे कोई दादा परदादा जरूर रहे होंगे, ठीक है? तो अपने परदादा तक की पीढ़ियों का अगर आप उलाट कर पन्ना देखेंगे ना तो आपको आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो योद्धा हैं वो दिखाई देंगे। ये हर पीढ़ियों में है। तो इसलिए यहाँ आप देखें, विस्मृत नायकों की तलाश जारी है जिनका कि नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज ही नहीं हुआ, छिपा हुआ है, वो तो मिल जाएगा, खोजने पर मिल जाएगा।
और इसके जरिए देश के लोग, देश के युवा उन महावीर योद्धाओं को जान सकेंगे। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता की प्रेरणा को प्रतिध्वनित करने वाला ये कार्यक्रम था। मतलब हम आत्मनिर्भर हो सकें। आत्मनिर्भरता का पाठ हम किससे सीखेंगे? जिन्होंने कि आज़ादी में संघर्ष किया, अपने बूते देश को आज़ाद कराने का ठेका लिया एक तरह से। उन्होंने ये नहीं देखा कि दुनिया क्या कर रही है या झुंड चले तो हम उनके पीछे चलें। वो पहले निकल पड़े। पहले उन्होंने सामने से अंग्रेज़ों को चुनौती दी या जो अंग्रेजी सरकार है उसके गलत कानूनों में दखल दिया और पीछे उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ऐसे लोग नेता होते हैं, लीडर होते हैं। लीडर होने का सामर्थ्य हर आदमी के अंदर नहीं होता। तो ऐसे जो दबे कुचले लीडर हैं उनके बारे में भी हम जाने। तो कुल मिलाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव असल में क्या है? आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और 75 साल एक लंबा समय अंतराल होता है, 1947 से 2022। इतने गुजरे हुए समय में या इतने ज़्यादा समय में बहुत सी चीज़ें भूलने लगती हैं, फीकी पड़ने लगती हैं। जैसे कि एक आदमी पैदा हो और बूढ़ा होता जाए तो उसका जो शारीरिक सौंदर्य है, उसकी जो चमक है, वो सब फीकी पड़ जाती है। तो कहीं आज़ादी की भी जो स्मृतियाँ हैं वो फीकी न पड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि हम आज़ादी को भुला देंगे या अपने देश को भुला देंगे, लेकिन समय बीतने के साथ एक इंसानी स्वभाव होता है कि वो चीज़ों को भूलने लगता है। तो आज़ादी की कीमत, आज़ादी का मूल्य और आज़ादी के प्रति जितना भी उत्साह, जुनून था, वो सब फीका न पड़ जाए, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि हम एक बार फिर से पुनर्जागृत हो जाएं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके जरिए देश के लोग, देश के युवा उन महावीर योद्धाओं को जान सकेंगे। अब कुल मिलाकर अमृत महोत्सव के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं। मतलब जितने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े हुए छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, उन सब के लिए अलग से पोर्टल या वेबसाइटें बनाई गई ताकि इसे और व्यापक तरीके से दिखाया जा सके। आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर शुरू किया गया और पारंपरिक कला में शामिल करीब 40,000 परिवारों की ये मदद करेगा। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रदर्शनियां, साइकिल जत्था, साइकिल रैली, वृक्षारोपण, जुलूस इत्यादि किए गए। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का 5 दिवसीय आयोजन किया गया जो राजस्थान क्षेत्र था वहाँ पे। इसके अलावा मोदी जी ने 12 मार्च 2022 को जब इसे शुरू किया तो ये तारीख देखिए 12 मार्च की, ये वही तारीख है जहाँ से दांडी मार्च को शुरू किया गया था। साबरमती से शुरू होकर ये दांडी नाम के स्थान पर समाप्त होता है और वहाँ पर सांकेतिक तौर पे गांधी जी नमक बनाते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं। अंग्रेज उनका मजाक उड़ाते हैं कि गांधी महोदय पानी उबाल कर सोच रहे हैं कि नमक निकालेंगे और अंग्रेजी सरकार भाग जाएगी। तो गांधी महोदय कहते हैं कि मैं तब तक पानी को उबालने के लिए तैयार रहूँगा या फिर सज्ज हूँ। हम सभी इस मामले में जूझे हुए हैं जब तक कि अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस वापस नहीं कर देते। तो इस तरह की स्थितियाँ थी। कुल मिलाकर पूरे स्वतंत्रता सेनानी लगे हुए थे। ये सविनय अवज्ञा की शुरुआत थी असल में, उसी का ये शुरुआती हिस्सा था। तो दांडी मार्च की कुल मिलाकर स्टार्टिंग की डेट है 12 मार्च, वहाँ से इसे शुरू किया गया उसी तारीख से। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार जो था उसके खिलाफ विरोध किया गया क्योंकि ये प्राकृतिक वस्तु है, ईश्वर दत्त वस्तु है। तो ऐसी चीज़ पर कर लगाना या उस पर अपना कब्जा जमाना ये सरासर गैर कानूनी है। तो इसका विरोध किया गया और ये नमक तो सिर्फ एक जरिया था। इस बहाने अंग्रेजों की जड़ खोदने का काम किया गया और ये 6 अप्रैल तक चलता रहा। पैदल यात्रा थी और एक बार गांधी जी ने इसे क्या कर दिया, उसके बाद तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ संभव था नमक बनाना जाकर सांकेतिक तौर पर वहाँ बड़े बड़े नेताओं ने किया। इसके बाद आप देखें 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर, दांडी ये तटीय क्षेत्र है, मतलब तटीय शहर आप इसे या तटीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो वहाँ पे अपने 78 अनुयायियों के साथ पहुँचते हैं 241 मील की यात्रा करके और वहाँ सांकेतिक तौर पे नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। दुनिया बदल रही है। अब वो दुनिया नहीं रह गई कि दांडी मार्च हम फिर से कर सकें। दुनिया में एक नया स्वरूप, डिजिटल स्वरूप और नया जो इनोवेटिव स्वरूप है वो सामने आ गया है। तो अब ये तय करना है कि हमारा विश्वास कितना दृढ़ है अपनी आज़ादी पर, अपने जो पुराने गौरवशाली नेता हैं उन पर कितना विश्वास दृढ़ है और अपनी क्षमताओं पर हम कितना भरोसा करते हैं। तो इन सब की लंबी आयु इसी से तय होगी कि अपने अंदर का आत्मविश्वास हम मजबूत करें और अपने देश के गौरव का आभास हमें हो। इस विषय के तहत आयोजनों और कार्यक्रमों में लोकप्रिय सहभागी पहले भी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी। काशी की भूमि के जो हिंदी साहित्यकार थे उनको समर्पित काशी उत्सव और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड जैसे तमाम कार्यक्रम चले थे। इसमें तो चंद गिनाए गए हैं। ऐसे अनेकों कार्यक्रम छोटे बड़े चलते रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये पूरा एक स्लोगन तैयार हो गया। तो मोदी जी का ये आह्वान था कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और उसमें सबका भरोसा होना चाहिए, सबका व्यक्तिगत प्रयास होना चाहिए, तब जाकर इतनी बड़ी पहल सार्थक होगी। तो सही बात है। इसमें सरकारी नीतियों, योजनाओं के साथ साथ जो व्यवसाय हैं, गैर सरकारी संगठन है, नागरिक समाज की प्रतिबद्धताएं हैं, उन सबको शामिल किया गया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और मास्टर प्लान जैसी जो पहले हैं उनको भी शामिल किया गया। गति शक्ति योजना जो कि योजनाओं को गति देने का काम करेगी। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सुस्त रफ्तार में चल रही हैं तो उनको ये स्पीड पकड़ा देगी। 2047 तक हमारी यात्रा अभी अनवरत जारी रहेगी। और 2047 तक ही क्यों, 100 साल ही क्यों, आगे क्यों नहीं। भारत दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ये सबकी कामना है। तो आगे जो हमारी आज़ादी का हर सालाना वर्षगांठ का दौर है वो और अच्छा बनता जाए और स्वर्णिम बनता जाए, इसके लिए हर नागरिक को प्रयास करना चाहिए। फिलहाल भारत सरकार के सामने 25 साल का रोड मैप है। अभी 75 साल पूरे हुए हैं तो 2047 तक बीच में जो गैप है वो 25 वर्षों का है।
तो तब तक हम क्या क्या प्राप्त कर लें और अधिकतम प्राप्त कर लें, इसके लिए प्रयास। तो इसके लिए व्यक्तियों, समूहों, नागरिकों और समाज शासन संस्थाओं सभी के स्तर पर जो प्रयास है उनको करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे सामूहिक संकल्प सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। सामूहिक संकल्प होगा तो उसी के जरिए सुनियोजित कार्य होंगे, योजनाएं बनेंगी। दृढ़ प्रयास होगा तभी योजनाएं सार्थक होंगी, जो विचार है वो कार्यों में परिणत हो पाएंगे। और इस विषय के तहत जो कार्यक्रम है उनमें संविधान दिवस, सुशासन सप्ताह, इस तरह की जो नई पहल है उनको भी शामिल किया गया है। और उद्देश्य में गहरी भावना से प्रेरित होने के साथ साथ ग्रहों और लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जीवंत करने में ये सहयोग करता है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये जो उत्सव है, ये पिछले जो 75 साल गुजर गए हैं देश की आज़ादी को, तो उसमें तीव्र प्रगति का जश्न मनाने के लिए इसको आयोजित किया गया है कि हमने कितनी ज़्यादा तरक्की की है, उस समय हमारी स्थिति क्या थी और अभी हम किस पायदान पे हैं या किस कंडीशन में हैं। लेकिन जो चुनौतियाँ हैं उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तमाम बाधाएँ हैं जो कि बाहर से भी हैं और आंतरिक भी हैं। आंतरिक वाली ज़्यादा समस्या देती हैं, बाहर वाली तो बाद में परेशान करती हैं। तो उनसे निपटना ये आगे की प्लानिंग में शामिल होना चाहिए। मतलब एक बड़ा हिस्सा जो योजनाओं का है वो इस पर भी खर्च किया जाना चाहिए। तो अपने अंदर छिपी ताकत को हमें पहचानना है और उसी के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रों के समूहों में अपना जो सही स्थान है, सही मुकाम है, जो कि एक समय था, विश्व गुरु का दर्जा हमारे पास था, तो वो मुकाम हमें फिर से प्राप्त करना है। और इसके लिए एक ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है, बेमन का प्रयास नहीं। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और हम बस कर दिए, बेमन का झंडा फहरा दिए या फिर एक दिन शहीदों को किताबों में देख लिया या टीवी पर देख लिया, ये नहीं। अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से जुड़कर हमें प्रयास करना है ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और इसके लिए एक सहक्रियात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, जो कि सबके साथ मिलकर, सबके सहयोग से होगी और सबकी सहमति से होगी। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिखने के लिए तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं। बस ये है कि फ्रेमिंग ठीक ठाक कीजिएगा। और इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।